हेलो डियर्स, हम कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। और बहुत शॉर्ट वीडियोस में हम अपने जितने वेव ऑप्टिक्स के कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज़ कर रहे हैं। और वैरायटी कोई भी नहीं छूटेगी। बस इतना ध्यान रखना है कि सवाल बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ कंसेप्ट से फोकस कर रहे हैं कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं एक बार। तो हम लोगों ने थिन फिल्म इंटरफेरेंस वाली कहानी कर ली थी, उसका एक शॉर्ट ट्रिक देख ली थी कि एक ही कंसेप्ट से सारे थिन फिल्म वाले सवाल लग जाते हैं। आज की जो चर्चा है वो थोड़ी ऐसे सवालों पर है जहाँ पर मैक्सिमास और मिनिमास की चर्चा ज़्यादा होगी सवालों पर, और उनमें बहुत सारे कंसेप्ट्स मिला जुला कर पूछ लिए जाते हैं। सोर्स सिमेट्रिक ना रखा हो, इन्फिनिटी पे सोर्स हो, पैरेलल रेज आ रही हो स्लिट्स में वाईडीएसई के अंदर, और फिर दोनों स्लिट्स के आगे एक एक कोई शीट रख दी हो, ट्रांसपेरेंट शीट रख दी हो, किसी एक के सामने रख दी हो। तो मैं एक ऐसा बहुत जनरल केस लेकर बता देता हूँ ताकि उसमें जितने भी टाइप के वैरायटी के सवाल बने वो सब उसी के अंदर होंगे और सब सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो वेव ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा की वैरायटी के क्वेश्चंस देखो। बहुत मोटा पेन है भाई, पतला किया जाए। ये सोर्स है हमारा S1 और ये सोर्स है हमारा S2, और ये इनका मिड पॉइंट है। तो मैं मिड पॉइंट से एक बिल्कुल सीधी सी लाइन बना लेता हूँ, और ये है मेरी स्क्रीन जहाँ हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनके बीच की डिस्टेंस d है। स्लिट्स के बीच की दूरी को हम d बोल रहे हैं, स्मॉल d। एसम्पशन लेके चल रहे हैं कि स्मॉल d बहुत छोटा होगा हमारे d से, और जो लैम्डा होगा वो बहुत छोटा होगा स्मॉल d से। एसम्पशन हमेशा से चल रहा था। अब हमारा जो आने वाली रेज हैं वो कुछ इस तरह से आ रही हैं। ओरिजिनल सोर्स इन्फिनिटी पे है, ठीक नहीं बनाइए, ऐसे थोड़ा पैरेलल लग रहा है इन्फिनिटी पे, ठीक। और मान लो कि ये एंगल अल्फ़ा है, तो कॉमन सेंस है कि इसको रे 1 बोल दें, इसको रे 2 बोल दें। तो सोर्स 1 सोर्स 2 तक पहुँचते पहुँचते ही इन दोनों रेज ने कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस पहले ही ट्रेवल कर लिया है, कुछ पाथ डिफरेंस चल लिया है। दोनों का पाथ सेम नहीं है क्योंकि डिस्टेंस यहाँ तक आते आते इन दोनों की अलग है, ठीक। जबकि हम जब सिमेट्रिक सोर्स रखते थे तो दोनों का पाथ डिफरेंस दोनों S1 S2 स्लिट्स तक पहुँचने तक सेम रहा करता था। इस केस में ऐसा दिखाई नहीं देता, पाथ डिफरेंस अलग है, ठीक। दूसरी बात, इस पाथ डिफरेंस को कैसे निकाला जाए? तो जैसे पहले पाथ डिफरेंस को निकालते थे वैसे अब पाथ डिफरेंस को निकालेंगे। यहाँ से उस वाली रे पे एक परपेंडिकुलर डालें, और फिर अगर वो एंगल अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अल्फ़ा है। वही आर्गुमेंट अप्लाई करिए जो आर्गुमेंट्स हम लोग वाईडीएसई के नॉर्मल केसेस में दिया करते थे। अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये वो दूरी है जिसको मैं पाथ डिफरेंस बोलूँगा दोनों के बीच का, और ये पाथ डिफरेंस जो होगा वो d साइन अल्फ़ा होगा। जो अल्फ़ा मैंने इस कंडीशन में लिया है उसके हिसाब से d साइन अल्फ़ा ही पाथ डिफरेंस होगा। तो ये तरीका है। तो 1 ने 2 से d साइन अल्फ़ा के बराबर एक्स्ट्रा डिस्टेंस चली है जब तक वो स्लिट्स 1 स्लिट्स 2 तक पहुँचे हैं तब तक। इसके बाद यहाँ से एक रे किसी P पॉइंट तक पहुँचेगी, और यहाँ से भी वो रे P पॉइंट तक पहुँचेगी, इंटरफेयर करेंगे और यहाँ पर कोई पैटर्न दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, क्या इंटेंसिटी मिलेगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि टोटल पाथ डिफरेंस कितना है। अब देखो गौर से कि यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है वो रे 2 का पाथ ज़्यादा है, रे 1 का पाथ कम है। ये पाथ डिफरेंस कैसे निकाला जाए? तो ये पाथ डिफरेंस निकालने के लिए आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालें और आप कहें कि ये जो एंगल बन रहा है इस डॉटेड लाइन से यहाँ का वो थीटा है, उसी तरह से ये भी एंगल थीटा है, उसी तरह से ये भी एंगल थीटा है। क्योंकि हमने पहले ही एज्यूम कर रखा है कि कैपिटल D स्मॉल d से बहुत बड़ा है, इस वजह से एंगल्स बहुत छोटे होंगे, जिसकी वजह से ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो ये वो पाथ डिफरेंस है। ये रेड वाला पार्ट मैं कलर चेंज कर दूं, इससे कर लेता हूँ। ये जो मैंने डार्क कर दिया ये वो डेल्टा x है। अब इस डेल्टा x की वैल्यू क्या होगी? वो होगी d साइन थीटा, ठीक। d साइन थीटा के बराबर एक्स्ट्रा पाथ चला है रे 2 ने, ठीक। अब
इसमें और कमाल किया जाए, और कमाल का मतलब यहाँ पर एक T थिकनेस का या T1 थिकनेस का स्लैब रख दिया जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इसके सामने भी एक स्लैब रख दिया जाए जिसकी थिकनेस T2 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। उत्तरी तो तुमको साफ दिखाई देगा कि इसने इस ऊपर वाली जो फर्स्ट रे है, इसने इस स्लैब की वजह से जो पाथ डिफरेंस क्रिएट किया होगा वो किया होगा μ1 -1 इंटू T1, ये डेल्टा x उसमें है। और यही चीज़ सेकंड वाले भाई साहब ने भी की होगी क्योंकि इनके सामने भी स्लैब है, तो ये वैल्यू होगी μ -1 इंटू T2 और ये होगा डेल्टा x यहाँ का। मैं इसको μ2 कर देता हूँ, इसको μ1 कर देता हूँ क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह अलग अलग लिए गए हैं। अब मैं इसको डेल्टा x1 कहता हूँ, ठीक है, और इसको डेल्टा x2 कहता हूँ, इसको डेल्टा x3 कहता हूँ और इसको डेल्टा x4 कहता हूँ। गौर से देखो, ये जो डेल्टा x1 और डेल्टा x2 हैं, ये क्रिएट कर रहा है रे 1, यानी इन दोनों को जोड़ दें तो ये वो पाथ डिफरेंस है जो कि रे 1 कर रही है। और इसी तरह डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 ये वो पाथ डिफरेंस है जो क्रिएट किया जा रहा है रे 2 के द्वारा। तो मैं कह देता हूं कि पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय रे 2। अब इस डायग्राम के ऊपर बहुत फोकस ना भी करो, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर सवाल में स्लिट्स तक जब रे पहुंच रही हैं उससे पहले 1 को ज़्यादा चलते हुए दिखाया है, 2 को कम चलते दिखाया है। जबकि P पॉइंट पर जब मैंने दोनों रे को मीट कराया तो स्लिट्स के बाद 2 रे ज़्यादा चल रही है और 1 रे कम चल रही है। ये केसेस बदले भी जा सकते हैं। मैं यहाँ ऊपर से रे को इंसिडेंट करा सकता हूँ और नीचे यहाँ पर मीट करा सकता हूँ। तो ऐसे में जो केस मैंने बनाया है इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, और अगर इसका ठीक उल्टा हो जाएगा तो कहानी बदल भी जाएगी। इसलिए आप कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करें पर्टिकुलर केस से। तो गौर से सोचो कि जो टोटल पाथ डिफरेंस होगा वो टोटल पाथ डिफरेंस क्या होगा। वो टोटल पाथ डिफरेंस होगा पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय रे 1 और पाथ डिफरेंस क्रिएटेड बाय रे 2 का डिफरेंस। मैं जानबूझ के डिफरेंस वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, माइनस नहीं लगा रहा हूँ। उसका कारण है कि किसी केस में रे 1 का पार्ट डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है, किसी केस में रे 2 का पार्ट डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है। बड़े से छोटे को माइनस करें, बेसिकली डिफरेंस लेना है। दिस इज़ द टोटल पार्ट डिफरेंस। और इसी को अगर मैं अब लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 डिफरेंस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4। गौर से देखो, इससे ज़्यादा रैंडम कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। इससे ज़्यादा क्या कर लोगे, ठीक। तो ये अगर बहुत मुश्किल सवाल बनेगा तो वो उनमें ये चारों चीज़ें आ जाएंगी। और कितनी आसानी से ये चारों चीज़ें हमने लिख ली। एक डायग्राम बनाया और उस डायग्राम के अंदर ये चारों पाथ डिफरेंसेस लिख डाले, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो भी कंडीशन दे रखी हैं उन कंडीशंस में आपको ये पाथ डिफरेंस पता चल चुका है। वंस द पाथ डिफरेंस इज नोन, तो मैक्सिमा मिनिमा बताना बहुत आसान है। डेल्टा x बराबर n लेमडा और डेल्टा x बराबर 2n-1 इंटू लेमडा बाई 2। ये हो जाएगा भाई आपके मैक्सिमा के लिए और ये हो जाएगा आपके मिनिमा के लिए। अब कोई भी सवाल पूछे कि कहाँ मिनिमा बनेगा, चौथा मिनिमा कहाँ बनेगा, पांचवा मिनिमा कहाँ मिलेगा, 7th मिनिमा कहाँ होगा, 8th मिनिमा कहाँ होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो भी ड्रामेबाजी पूछी जाए आप सिंपल इस तरह से लगा सकते हैं। कठिन सवालों को देख के बिल्कुल ना डरें, कठिन सवाल कुछ भी नहीं होते हैं। 4-5 बहुत लल्लू एकदम बेसिक कंसेप्ट्स के हाइब्रिड होते हैं। 4-5 चीज़ें एक साथ मिल गई तो वो टफ क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह जब आप इस सवाल को अगर डायरेक्टली देखेंगे तो ये इतना डरावना दिखेगा
कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ, जबकि आप उसको एक एक करके अगर पार्ट डिफरेंस लिख रहे हैं तो बड़ा आसान हो जाएगा, इसलिए इसको इस तरह ही देखें। दूसरी बात, अभी जो हमने केस किया है उस केस में मैं ऊपर फिर से दिखाता हूँ कि स्लिट्स के दोनों तरफ जो मैंने मीडियम लिए हैं, यहाँ भी मीडियम मैंने एयर लिया है और यहाँ भी मीडियम मैंने एयर लिया है। अगर ऐसा ना होता, एयर ना होती तो, एयर ना होके कोई मीडियम होता तो बता देते हैं भाई। देखो, लेमडा वेवलेंथ है एयर में और लेमडा वेवलेंथ है एयर में। मान लो यहाँ पर कोई मीडियम होता तो जो वेवलेंथ मीडियम में होती वो हो जाती लेमडा बाई म्यू ऑफ मीडियम, लेमडा बाय म्यू ऑफ मीडियम हो जाती अगर कोई दूसरा मीडियम होता, मीडियम वर प्रेजेंट। ठीक है, इस बात को फोकस करो। और दूसरी बात यह है कि जब भी कभी एयर हो स्लिट्स के दोनों तरफ तो पाथ डिफरेंस से काम चल जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर दोनों तरफ एयर मीडियम ना हो करके दूसरे मीडियम्स हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग है, और अगर ऐसा है तो हमें पाथ डिफरेंस पे फोकस ना करके फेज डिफरेंस को पकड़ना चाहिए। तो मैं लिख भी देता हूँ, इफ देयर इज अ मीडियम ऑन बोथ साइड्स और one of the sides of slits, then concept of phase difference should be relied upon। भाई उस पर भरोसा करना चाहिए। उस पर भरोसा कैसे करें? तो देखो भाई कैसे करें। डेल्टा फाई बराबर क्या हुआ? 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये वाला फॉर्मूला याद है? हाँ, इस फॉर्मूले से फेज डिफरेंस निकालिए और फेज डिफरेंस से आंसर करिए, पाथ डिफरेंस से ना करिए अगर मीडियम मौजूद है तो। दूसरी बात कि जब मीडियम मौजूद है तो सर जो वेवलेंथ है वो तो बदल गई होगी, एयर वाली वेवलेंथ के बराबर तो वेवलेंथ नहीं रही होगी। ये बात तो सत्य है, और अगर सत्य है तो बताइए फिर ये लेमडा क्या है? ये लेमडा कौन से मीडियम में वेवलेंथ है, एयर में या उस मीडियम में? तो हम इसको लिखते हैं वेवलेंथ इन दैट मीडियम। ये एयर की वेवलेंथ नहीं है, मतलब जिस भी मीडियम में हमारी रे है उसी मीडियम का लेमडा रखा जाएगा तो उसी मीडियम के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस निकलेगा। विशेष ध्यान रखें, अच्छी बात है ये। ठीक है, अब इसमें अगर आपको अपनी मर्जी से और भी सवाल क्रिएट करने हैं तो यू कैन क्रिएट योर ओन क्वेश्चंस और अपने लिए कुछ अच्छी शीट बना सकते हो। और ये बहुत आसान है कि आप एक यहाँ पर स्लिट लगाइए, ये एक स्लिट लगाइए, चाहे तो आप दूसरी स्लिट लगाएं, चाहे तो आप इसको सीधा रख लें, ऐसे रे ले आएँ, चाहे तो आप ऊपर से ले आएँ, चाहे तो आप नीचे यहाँ पे कन्वर्ज कराने की कोशिश करें, वॉट एवर यू वांट। आप इसको खुद से सवाल क्रिएट करें, वैरायटी बदलते जाइए, सवाल बदलते जाएंगे, पर कंसेप्ट इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक, ये कंसेप्ट अच्छा है, खेलिए इस कंसेप्ट के साथ, थोड़ा बहुत सीखिए, अच्छा है, काम आएगा। इसके बाद अगली कहानी कुछ और अच्छी है, देखो क्या है। अगला कंसेप्ट ये है कि हमारी अभी तक स्लिट जो हुआ करती हैं, देखो अभी तक जो हम स्लिट कर रहे हैं वो ऐसी है, तो और कैसी स्लिट होती हैं अभी बताते हैं कैसी हो सकती हैं। ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है। मैं इसके पीछे के बैकग्राउंड पे बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, मान के चल रहे हैं कि जो बहुत सिंपल सिमेट्रिक लल्लू वाला सबसे बेसिक अपना YDSE होता है, जिसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, उसी टाइप का YDSE सेटअप है। और यहाँ पर ऐसे रे आ रही है, P पॉइंट है और यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है। मैं इसको मिड पॉइंट से मिलाने की अगर कोशिश करूँ तो इस तरह से मिड पॉइंट से मिल जाएगा
इस एंगल को मैं थीटा बोल दूंगा, ये पॉइंट ओ कहलाएगा। बड़ा आसान है, ये तो पहले भी करते थे। हाँ करते थे। जो हमारी स्लिट्स हैं इनके बीच की जो सेपरेशन है उसको डी मान लेते हैं, इसको डी कर लेते हैं। ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल भी तो हो सकती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब दो जो मेरे सोर्सेज हैं S1 और S2 वो ऐसे भी तो हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। और सोर्सेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो अभी भी डी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो कोई एक पॉइंट P पकड़ लीजिए और इन दोनों रेस को P पॉइंट पर मिला दीजिए। शायद मुझसे थोड़ी टेढ़ी लाइन बन गई है ये ठीक है ना। अब इस S2 से यहाँ परपेंडिकुलर डालिए, इस एंगल को थीटा बोलिए। ये एंगल अगर थीटा है तो मेरे हिसाब से ये जो पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस डी कॉस थीटा है। और बड़ा आसानी से दिखाई देगा डी कॉस थीटा। अब फर्स्ट केस, इसको मैं केस 1 लिख रहा हूँ और इसको मैं केस 2 लिख रहा हूँ। विशेष ध्यान दो कि केस 1 और केस 2 में क्या अंतर है। जब मैं केस 1 की चर्चा कर रहा हूँ तो केस 1 में देखो डी साइन थीटा, अच्छा यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ डालो ना तो ये एंगल थीटा होता है और ये वैल्यू जो होती है ये डी साइन थीटा होती है। अब केस 1 के अंदर जब आप देखोगे तो आपको ये मालूम पड़ता है कि जो डी साइन थीटा है यही पाथ डिफरेंस है। और जो पाथ डिफरेंस है मैक्सिमा के लिए मैं बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली मैक्सिमा के लिए बात करूँ तो वो वैल्यू एन लेमडा के बराबर होगी। यहाँ पर मैं एन की वैल्यू को देखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, डी साइन थीटा बाय लेमडा। आसान है, सिंपल है। अच्छा अब गौर से देखो, तुमको मालूम पड़ेगा कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, एज थीटा इंक्रीजेस ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा ऑल्सो इंक्रीजेस। यानी कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, ऊपर देखो थीटा बढ़ने का मतलब है कि मैं ओरिजिन वाले पॉइंट से और फार्दर जा रहा हूँ और फार्दर जा रहा हूँ और दूर जा रहा हूँ और दूर जा रहा हूँ और दूर जा रहा हूँ। तो जितना दूर मैं जाऊँगा उतना थीटा बढ़ेगा, जितना थीटा बढ़ेगा उतना ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा बढ़ेगा। यानी किस नंबर का मैक्सिमा है वो बढ़ जाएगा। यानी जीरोथ मैक्सिमा यानी सेंट्रल मैक्सिमा बीच में मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा उससे ऊपर, सेकंड मैक्सिमा उससे ऊपर, थर्ड मैक्सिमा उससे ऊपर, फोर्थ मैक्सिमा उससे ऊपर, इस तरह से मिलेगा। सीधी सी बात है। यानी कि मैं अगर बनाने की कोशिश करूं तो ऐसा कह सकता हूं कि ये थोड़ी सी गड़बड़, पेन ना चलता हुआ, थोड़ा सा और ऊपर हो जा बेटे। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये मेरी स्लिट्स हैं, ये मेरी स्क्रीन है, ये वो सेंटर लाइन है, S1 S2, ये n बराबर 0 की जगह है, ये n बराबर 1 की जगह फर्स्ट मैक्सिमा की है, ये n बराबर 2 सेकंड मैक्सिमा की जगह है। थीटा बराबर 0 होने पर n बराबर 0 हो जाता है, क्योंकि साइन पर डिपेंड कर रहा है। गौर से देखो, ठीक। अब यहाँ पर देखो सेकंड केस के अंदर, तो सेकंड केस में तुमको दिखाई देगा कि जो डेल्टा x है, यानी कि जो पाथ डिफरेंस है, वो d कॉस थीटा है, d साइन थीटा नहीं है। और अगर मैं मैक्सिमा की बात करने लग जाऊं तो यही पाथ डिफरेंस जो होगा वो n लेमडा के बराबर होगा, ठीक। तो n की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी d कॉस थीटा बाई लेमडा। और उससे तुमको क्लियर दिखाई देगा कि भैया ऐसा है कि एज थीटा इंक्रीजेस n डिक्रीजेस, यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा घट रहा है। यानी कि जितना ज़्यादा हम सेंट्रल पॉइंट से दूर चले जाएंगे थीटा उतना बढ़ जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा घट जाएगा। यानी बाहर चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठवां ऐसा मैक्सिमा मिल रहा था, ऐसा नहीं मिलेगा। बाहर की तरफ मुझे छोटा मैक्सिमा मिलेगा, जैसे मैं सेंटर पॉइंट की तरफ आऊँगा मैक्सिमास बढ़ते चले जाएंगे। एक एग्जाम्पल लेके समझाऊं तो कुछ इस तरह की बात हो जाएगी कि अगर ये सोर्स है मेरे S1 और ये सोर्स है S2 और ये वो लाइन है, ठीक।
और अगर इनके बीच की जो दूरी है ये d, इस d को मैंने दे रखा है 10 लेमडा मान लो, तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा के हिसाब से 10 मैक्सिमा ही मैक्सिमम बन सकते हैं। वैसे 10 मैक्सिमा 10वां मैक्सिमा तो इन्फिनिटी बनता, उसको काउंट नहीं किया जाता, बट स्टिल n बराबर 10 यहाँ पर होगा, 9 यहाँ पर होगा, 8th मैक्सिमा यहाँ होगा, 7th मैक्सिमा यहाँ होगा, 6th मैक्सिमा यहाँ होगा, 5th मैक्सिमा और ऊपर होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बेसिकली बात क्या है कि जितना आपका एंगल बढ़ता चला जाएगा, यानी आप सेंट्रल पॉइंट से जितना दूर होते चले जाओगे उतना कम वाला मैक्सिमा मिलेगा। ठीक, फर्स्ट मैक्सिमा इन्फिनिटी पे, या ठीक है ना, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे जैसे पास आते चले जाओगे, और फिर ये जो पाथ डिफरेंस 10 लेमडा के बराबर यहाँ हो गया है। देखो ये पाथ डिफरेंस तो इतना ही होगा ना जितना इनके बीच की दूरी है, यही तो पाथ डिफरेंस आएगा, वो 10 लेमडा के बराबर। तो जहाँ पर 10 लेमडा के बराबर पाथ डिफरेंस हो जाएगा वहाँ पे n की वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा सेंटर पॉइंट पे मिलेगा। जबकि इस केस के अंदर, केस 1 के अंदर जो सेंटर पॉइंट होता था वहाँ पे 0th ऑर्डर मैक्सिमा मिलता था, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा मिलता था। ठीक, ये एक अच्छी बात है और बड़ा आसान है, टफ तो नहीं है, इसको देखा जा सकता है, आप देखें, इसको करें। ठीक है, विशेष 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 ध्यान रखें। अब ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, विशेष बिल्कुल अच्छी तरह से रटिए, आसान है। कुछ सवाल लगा लें इसके, या कोई अगली वैरायटी ले लें। तो मेरी इच्छा है कि कोई अगली वैरायटी ही ले लेते हैं। अगली वैरायटी ले लें कि सवाल ही ले लें? एक काम करते हैं, कुछ इसी टॉपिक पे कुछ बातें कर लें, और मतलब कुछ छोटी छोटी चीज़ें और बता देते हैं। चलो देखो, छोड़ते नहीं हैं इसको, और कर लेते हैं, और कर लो भाई, आओ देखो, बढ़ाते हैं इसको, इसी टॉपिक को थोड़ा सा और डेवलप करते हैं। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास कितने बन रहे हैं, या टोटल नंबर ऑफ मिनिमास कितने बन रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा, कि कितने ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा हो सकते हैं। ठीक, वैसे तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मैक्सिमास में डिफरेंस है, अलग अलग बातें हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा भी पूछा जाता है। तो आओ देखें कि जब अपने नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, पाथ डिफरेंस की वैल्यू d साइन थीटा होती है। ठीक, और इस d साइन थीटा की वैल्यू n लेमडा हो जाएगी जब भी कभी हमें मैक्सिमा मिलना होगा। हाँ, तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी n लेमडा बाई d के बराबर। ठीक है, अब अगर मैक्सिमा 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 करना है तो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमास के लिए जो साइन थीटा है उसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। मैक्सिमम का मतलब ये है कि साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। या ये कह सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं कि साइन थीटा ग्रेटर देन 1, और ये तो हो नहीं सकता, तो मैं इसको काट दूँ, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो n लेमडा बाई d वैल्यू है, दिस ऑल्सो कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। अब अगर ऐसा है तो इसी को देखकर मैं दोबारा लिखता हूँ, इसको देखो, n कैन नॉट बी ग्रेटर देन d बाई लेमडा। n की वैल्यू d बाई लेमडा से बड़ी नहीं हो सकती है। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ n, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। अब इसी को देखते हुए ऐसा बोला जा सकता है कि मान लो किसी क्वेश्चन में, इन सपोज इन सम क्वेश्चन, d बाई लेमडा की जो वैल्यू है वो 4.6 आती है, 4.6। तो क्या करना चाहिए? तो हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पकड़ लेना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 4। भाई साहब ये पकड़ लो, आप इसको 5 ना बनाओ, इसको 4 बनाओ। 4 बनाया, 4 बनाने का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़िए, क्योंकि वो 0th ऑर्डर मैक्सिमा होता है, तो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा जो निकल के आएगा वो 4 निकल के आएगा। 4 का मतलब पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा और चौथा मैक्सिमा। सिमिलर यही केस तो नीचे की तरफ भी 4 मैक्सिमास बन रहे होंगे। हाँ, तो ऊपर के 4, नीचे के 4 और एक सेंट्रल भी तो है, तो टोटल
नंबर ऑफ मैक्सिमास जो हैं वो 9 हो जाएंगे। बेसिकली ये जो लेमडा बाई डी की वैल्यू है, इसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर पकड़ लेते हैं तो ये ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा बताएगा, यानी n की वैल्यू बताएगा। मैक्सिमम ऑर्डर, हाँ भाई चौथा मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा मैक्सिमम हो सकता है, तो फोर्थ मैक्सिमा यानी 4 मैक्सिमाज ऊपर, तो 4 ही तो नीचे मिलेंगे 8, और एक सेंट्रल मैक्सिमा और, तो हो गए कितने 9। क्लियर है? इस तरह से हम हाईएस्ट ऑर्डर मैक्सिमा देखते हैं। मिनिमा के लिए क्या करें? जो कहानियाँ मैक्सिमा के लिए n लेमडा पे करी गई है वो 2n-1 लेमडा बाई 2 पे की जा सकती है। ठीक है ना? ये आप खुद भी कर सकते हैं और चाहो तो करके भी दिखा देते हैं कि मिनिमा के लिए d साइन थीटा की जो वैल्यू है 2n-1 लेमडा बाई 2 हो सकती है। यहाँ से अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2d साइन थीटा बाई लेमडा बराबर 2n-1। 1 को उधर भेज दें और 2 को नीचे भेज दें, तो मेरे पास बनेगा 2d साइन थीटा बाई लेमडा प्लस 1 बाई 2, और यहाँ भी 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस इज़ योर n। अब मेरे हिसाब से n की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो तब हो सकती है जब साइन थीटा ग्रेटेस्ट हो। ग्रेटेस्ट कितना होता है? 1। तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमा की बात हो रही है, वो हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ d बाई लेमडा प्लस 1 बाई 2। ये वैल्यू जो भी होगी, इस वैल्यू के लिए ये वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ मिनिमा, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मिनिमा। यहाँ से जो n निकलेगा उतने मिनिमास बनेंगे, उतने मिनिमास नहीं बनेंगे, उतने ऑर्डर के मिनिमास बनेंगे। मतलब मान लो यहाँ से n की वैल्यू निकल के आई 3, तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर 3 मिनिमास और उसके नीचे भी 3 मिनिमास, तो टोटल मिनिमास कितने हुए? 6। तो ये जो है वो ऑर्डर ऑफ मिनिमा बताता है, ना कि टोटल नंबर ऑफ मिनिमास। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमास एंड मैक्सिमास को तुम्हें इस तरह से, जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे जोड़ना पड़ेगा। तो ये आसान है। तो ये ऑर्डर ऑफ मैक्सिमास का भी कंसेप्ट हमने और मिनिमास का कंसेप्ट हमने रिवाइज किया। इस तरह से मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा देखते हैं। अब देखो, हम ऐसा कहें कि इफ़ स्मॉल d इज़ वेरी 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 स्मॉलर देन कैपिटल D, ये हम लेके भी चलते हैं। और जब ऐसा होता है तो डेल्टा x की जो वैल्यू है वो d साइन थीटा होती है हमारे लिए, तो और d साइन थीटा ही है बेसिकली, और कुछ नहीं है। और जब वो हॉरिजॉन्टल वाला केस आया था तो यही d cos थीटा हो जाया करती थी। ठीक, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जब थीटा बड़ा होगा, ठीक, if theta is large, then no approximation can be taken। अगर थीटा बड़ा होगा तो कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लिया जा सकता। लेकिन ऐसा है कि अगर if theta is small, then we can take small angle approximation, which is sin theta is equal to tan theta and cos theta is equal to 1। ये काम किया जा सकता है। हम cos थीटा पे इतने कंसर्न नहीं है क्योंकि उस हॉरिजॉन्टल वाले केस के सवाल आते ही नहीं है। और अगर ये tan थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू याद करो तो y बाई डी हुआ करती है। ठीक, तो y की जो वैल्यू निकल के आती है वो d tan थीटा बन जाएगी। ठीक, अब थीटा अगर पता है तो tan थीटा पता है, tan थीटा पता है तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन इस बात को दिमाग में रखना कि ये जो केस है, ये केस, ये सिर्फ स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में यूज़ किया जा सकता है। ओनली अंडर स्मॉल एंगल
अप्रॉक्सीमेशन, लेकिन ये जो रिलेशन है इट कैन बी यूज्ड इवन व्हेन थीटा इज नॉट स्मॉल। छोटी छोटी बातें हैं, याद रखनी है। और वैसे भी इसको तुम सोचो अगर, तो मैं दोबारा से बना के दिखाता हूँ एक चीज़ कि इससे नापा गया ये एंगल थीटा, मैं कोई इस थीटा को इस वाले थीटा से तो मैच नहीं कर रहा हूँ, और ये तो y बाई डी ही बनेगा ना, ये y है और ये d है, तो टेन थीटा तो y बाई डी ही बनेगा। इसमें अगर मैं पाथ डिफरेंस लाने की कोशिश करने लग जाऊँ तो वो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन होगा। मतलब y बराबर डी टेन थीटा हमेशा होल्ड करता है, कई बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो एक तो ये हो गए सवाल, ये वैरायटी हो गई। इसके बाद एक दो वैरायटी और हैं, उनको करने के बाद वेव ऑप्टिक्स में डाइफ्रैक्शन को छोड़कर और कुछ भी नहीं बचेगा। तो डाइफ्रैक्शन करेंगे अभी, लेकिन फ़िलहाल अभी तक तो इंटरफेरेंस वाले पार्ट को, YDSC वाले पार्ट को ठीक से जितने कंसेप्ट्स कराए हैं इनको देख लीजिए। इसके बाद हम कूदेंगे डाइफ्रैक्शन के ऊपर।